जय हिंद यू ऑल एंड वेलकम बैक टू अंग्रेजी पथ। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो कल तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे अपने सिलेबस में, जो कि हम लोग साइंस का पोर्शन चालू किए थे क्लास 10th का, तो उसी के आगे आज हमको पढ़ना है। ठीक, फर्स्टली हम उन सारे कमेंट्स का आंसर कर देते हैं जो हमारे भी कल की क्लास पे कमेंट्स हुए थे। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि सर आप अंग्रेजी पथ इंग्लिश का चैनल बना दिए, आप फिजिक्स अपलोड कर रहे हैं, तो डोंट वेरी, परेशान मत होइए। कुछ दिन बाद आपकी इंग्लिश भी A to Z बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की इंग्लिश आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस कर दी जाएगी, बराबर वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जो ये कमेंट कर रहे थे, सर आप अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में अवधी भाषा का यूज करते हैं। देखो बेटा, अवधी भाषा नहीं, अवधी हमारा सम्मान है और हम अवध के निवासी हैं। देखो, आप लोग हैं, आपके खून में आपके पिता का DNA है कि नहीं है? ठीक है, तो वैसे अवध हमारा क्षेत्र है, तो अवधी हमारे खून में बसती है। अगर मैं बोलना चाहूँ, स्पीकिंग करना चाहूँ, तो मैं कई भाषाएं बोल सकता हूँ। अवधी बोल लूंगा, खड़ी हिंदी भी आराम से बोल सकता हूँ, इंग्लिश एज वेल एज ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से स्पोकन कर सकता हूँ। ठीक, इसके साथ साथ मैं मैथिली भाषा भी आराम से बोल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, आई कैन स्पीक अपनी लैंग्वेज, बट अवधी हमारी पहचान है। ठीक, अवधी हमारा मान सम्मान है, अंडरस्टैंड? ठीक है, और उसके बाद तीसरा कमेंट आया था, सर आप अपने वीडियोस में कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ शायरी या कुछ चुटकुले सुना दिया करें ताकि हमारा फोकस जो है बना रहे। तो बेटा देखो, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, यहाँ आर्केस्ट्रा तो हो नहीं रहा है कि मैं आपको चुटकुले सुनाऊंगा, शायरी सुनाऊंगा। मैं पढ़ाने आया हूँ, आपको चुटकुले शायरियाँ सुननी हो, ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे हैं, आप जाइए वहाँ पे आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए, शायरी और चुटकुले में बाजेंगे तो आप रैंक क्या, रैंक को दूर से भी नहीं देख पाएंगे, वो रैंक होती है। ठीक, इतना है, शायरी चुटकुले सुनने का शौक है तो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस पढ़े, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक, ये क्लास है, आर्केस्ट्रा नहीं जो आपको शायरी चुटकुले सुनाए जाएंगे, अंडरस्टैंड? ठीक, नाउ बैक ऑन टॉपिक। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कुछ पॉइंट्स अपने सिलेबस में, मतलब अपने लेसन्स में, पहले उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने कवर किया था, देखो फर्स्टली हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कल हमने अपने साइंस का पोर्शन स्टार्ट किया था, जब हमने बताया था कि साइंस के 3 पार्ट होते हैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपका होता है फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी, ये हो गया था। उसके बाद मैंने फिजिक्स में कुछ कुछ आपको यूनिट्स बताई थी, जैसे टोटल यूनिट 5 होती है फिजिक्स में, लेकिन 10th में आपको टोटल 2 यूनिट पढ़नी है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक, थर्ड यूनिट में आपको मिलता था प्राकृतिक परिघटनाएं, जो हमारे प्रकृति पे बेस होती हैं, अंडरस्टैंड? और फोर्थ यूनिट में हम पढ़ते हैं बिजली के बारे में, जो हमारे घरों में लाइट्स वगैरह यूज होती हैं, फैन चलते हैं, मोटर चलते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, हमने यूनिट डिस्कस कर ली थी। उसके बाद उस यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर्स आ जाएंगे। चैप्टर पहला 9 पढ़ जाता है आपका, ठीक, अबाउट लाइट, लाइट के बारे में, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड मेनी अदर थिंग्स अबाउट लाइट। परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, और बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में। ठीक है, विवर्तन क्या है, ध्रुवण क्या है, विक्षेपण क्या है, बहुत सारी चीजें आपके चैप्टर 9 और 10 में आ जाएंगे। ठीक है, 10 चैप्टर में पढ़ते थे अपना ह्यूमन आई के बारे में। ये सब सारा कल एक बार हो चुका है, मैं पहले इसको रिवाइज करूंगा, दिन आगे आपको गाइड करूंगा। ठीक, 10 चैप्टर 10 में हमने पढ़ाया था आपको, मतलब जस्ट गाइड किया था क्या होने वाला है ह्यूमन आई के बारे में, अंडरस्टैंड? ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक, सारी चीजें हैं, हमारी आंखों को उल्टी देखने वो सीधी कैसे हमारा ब्रेन प्रोसेस कर लेता है। तो इन चैप्टर 10 में हम ह्यूमन आई, मानव नेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमारा प्रिज्म भी डिस्कस किया जाएगा। 11 में हम पढ़ेंगे
चैप्टर 11 में बिजली के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, आवेश क्या होते हैं, वर्क कैसे करती है, कनेक्शंस वगैरह कैसे होते हैं, अंडरस्टैंड, समांतर, श्रेणी, मैनी अदर थिंग्स इसमें होंगी, हम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं चैप्टर 12 में मोटर के बारे में, चुंबकत्व, ठीक, विद्युत धारा का चुंबकत्व, बिजली जनरेट कैसे की जाती है, ठीक, बिजली की सहायता से मतलब विद्युत की सहायता से किसी वस्तु को रोटेट कैसे करवाया जाता है। तो ये कल हम लोग थोड़ा थोड़ा गाइडेंस कर चुके थे, ठीक। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर 9 पार्ट 9, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था टॉपिक्स। टोटल 13 टॉपिक हमको पढ़ने हैं लेसन 9 में। कितने? आप जहां पे बैठे हैं जस्ट ऑफलाइन क्लास के तरीका एज वेल जितने मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं जो ऑफलाइन बैच में आते हैं, ठीक, आप घर पे बैठे रहिए। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो जस्ट जैसे ऑफलाइन में आप लोग आंसर देते हैं वैसे ही ऑनलाइन में भी अगर आप घर पे बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, कहीं भी बैठ के अगर वीडियो सीन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैं क्वेश्चन करूंगा आप वहां पे रिवाइज करके आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तो टोटल टॉपिक कितने थे हमारे? 13, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था ना, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, ऐसे करके थे। उसके बाद पाई, फाई, ओमेगा, डेल्टा, डेल, लैम्डा, सिग्मा, म्यू, न्यू, डिग्री, मिनट, सेकेंड, ओम, टाउ, ऐसे करके कुछ सिंबल्स हमारे थे, ठीक है। ऐसे में मैंने डेल भी बताया था आपको, डेल न्यूनतम विचलन कोण को डेल कहा जाता है, कल बता दिए थे। उसके बाद डिफिनीशन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया था, लाइट क्या होती है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट ऊर्जा का एक स्रोत होता है, ठीक। लाइट ऊर्जा का एक स्वरूप होता है जिसकी सहायता से हमें सारी वस्तुएं दिखती हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ लिया था फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन बाबा, इन्होंने ही सबसे पहले बताया था लाइट के बारे में। कल सब हो चुका है एक बार, मैं जस्ट रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। कल हमने पढ़ लिया था फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में, न्यूटन बाबा। इन्होंने पहले बताया था कि जो हमारा प्रकाश होता है सीधी रेखा मतलब एक किरण के रूप में चलता है, जिसके आधार पे इन्होंने कणिका सिद्धांत दे दिया। कौन सा सिद्धांत? कणिका सिद्धांत, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ये क्या होती है। देखो, एक तो न्यूटन बाबा ने बोल दिया था कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, कण के रूप में, ठीक है। दूसरा हाइगेंस आ गए थे, उन्होंने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, मतलब वेव फॉर्म में, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। प्रकाश की चाल को डिस्कस कर लिए थे हम लोग। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, 15 लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक है। सॉरी मिस्टेक है, 15,000 करोड़ किलोमीटर, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक। अब उसके आगे हम यहाँ पे जारी करते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है मटेरियल, मतलब पदार्थ। पदार्थ होते क्या है, समझो। पदार्थ अगर केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे पदार्थ दूसरे हैं, फिजिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे पदार्थ दूसरा है। देखो, कई प्रकार के पदार्थ आपको नॉर्मल लाइफ में भी आपको मिलते होंगे, जैसे ये देख लीजिए चश्मा मेरा, मैं इसके आर पार देख सकता हूं। अगर इससे लाइट भी पास की जाए, लाइट भी अगर पास की जाए तो इससे लाइट इधर से उधर हो सकती है, मतलब आर पार हो सकती है, ठीक। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनसे लाइट इस पार से उस पार क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे पदार्थों को बोला जाता है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, अंडरस्टैंड। दूसरा देखो, जैसे पानी, पानी में आप अगर लाइट को चलाते हैं देखो हल्का सा टर्न हो जाती है लेकिन आर से आर पार हो जाती है, ठीक है। तो पानी हमारा ट्रांसपेरेंट होता है। कांच, ये कांच ही है एक प्रकार का,
जिससे लाइट इस पार से उस पार ट्रांसफर हो रही है। ठीक, बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे लाइट, सपोज दैट ये कोई आपका मैटर है, पदार्थ मान लेते हैं पॉलीथीन ही है। अगर पॉलीथीन पे हम लाइट मारेंगे तो इस पॉलीथीन ब्लैक नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कई लोग कमेंट करेगा सर ब्लैक पॉलीथीन से तो लाइट जा ही नहीं रही है। बेटा मैं व्हाइट पॉलीथीन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट जो होती है व्हाइट, सॉरी व्हाइट तो होगी नहीं, ट्रांसपेरेंट जिसमें कोई कलर ना हो, अंडरस्टैंड। तो अगर उस पॉलीथीन पे हम लाइट इधर से ग्लो करेंगे तो इस पार हो जाएगी, तो इस पदार्थ को कहा जाएगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी बोला जाता है। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखो सेकंड मैटर क्या आता है हमारा, पारभासी। ये क्या होता है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कोई आपके पास ऐसी चीज है जिससे अगर लाइट इस पार से उस पार अगर की जाए तो देखो पूरी लाइट ना जाती होगी, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से लाइट जाता होगा। सपोज दैट आपके कॉपी का पेज, ठीक है, कॉपी का पेज, अगर कॉपी के पेज पे हम टॉर्च ऐसे करेंगे तो देखना पूरी टॉर्च का जो लाइट होगा, पूरी टॉर्च का, वो इस पार से उस पार नहीं जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कुछ लाइट आपको इस पार से दिखेगी कि यहाँ पे कागज के ऊपर, ठीक है, कॉपी के कागज के ऊपर कुछ ग्लो कर रहा है, वो पारभासी होता है। ठीक है, ऐसे मैटर जिनसे लाइट इस पार से उस पार नहीं हो सकती, ठीक, वैसे पदार्थों को पारभासी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कागज मान लेते हैं, और आपके पास कई सारी चीजें होंगी, उनसे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, जैसे आप अपने आसपास देख के ट्राई कीजिए। अपारदर्शी क्या है, ये तो अधिकतम चीजें आपके पास होंगी अपारदर्शी में। जैसे जैसे क्या, बॉडी देख लो, इस बोर्ड के इस पार से उस पार आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। दीवाल मान लो, इस दीवाल के इस पार आप बैठे हैं, दीवाल के उस पार तो देख सकते नहीं। ठीक, दीवाल के इस तरफ मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं चाहूं कि मुझे दीवाल के उस पार दिखे तो मैं देख तो पाऊंगा नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे पदार्थों को अपारदर्शी बोला जाता है, जिनके आर पार प्रकाश जरा सा भी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और जब प्रकाश ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक, तो हम उसके आर पार देख नहीं पाएंगे, इस पार से उस पार हम उसको देख नहीं सकते। तो ऐसे मैटर्स को अपारदर्शी बोला जाता है। एनी डाउट? मैंने कहा अगर जहां भी आप बैठे हैं, जिस रूम में भी बैठे हैं, जैसे कंडीशन में ही बैठे हैं, अगर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो आप लोग वहां बैठे बैठे ही आंसर दीजिए, जस्ट ऑफलाइन बैच। ठीक, तो समझ गए पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। पारदर्शी जिसके इस पार से उस पार, मतलब जो लाइट आपकी वो क्रॉस कर सकती है। इधर से लाइट अगर हम ऑन करते हैं तो इस तरफ लाइट आपकी हो जाती है, लाइट का कांच। पारभासी हल्का हल्का सा चला जाए। ठीक, उसके बाद हो गया अपारदर्शी, जरा सा भी नहीं। अगर मैं चाहूं दीवार के इस पार से उस पार देखूं तो मैं देख सकता हूं, नहीं। इसका मतलब प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा रहा है। और ऐसा मैंने कल ही बता दिया था, जब प्रकाश किसी वस्तु से, ठीक, टकराकर वापस आएगा तब मुझे वो चीज दिख सकती है, वो वस्तु दिख सकती है, अन्यथा मैं उस वस्तु को देख नहीं सकता हूं। ठीक, और अब दिमाग लगाओ, इस दीवार से या इस बोर्ड से प्रकाश टकरा के मेरी आंखों में जा रहा है, तो मैं इस बोर्ड को, लिखे हुए लेटर्स को, दीवार को मैं देख पा रहा हूं। अगर प्रकाश इस बोर्ड के उस पार चला जाता, मतलब अगर इस पे ये टकराता और टकराने के बाद प्रकाश घुस के उस पार चला जाता, या दीवार में घुस के उस पार चला जाता, तो जाहिर सी बात है मैं दीवार के उस पार भी देख पाता। ठीक, जस्ट नॉर्मल थिंग्स। लेकिन प्रकाश टकरा के वापस आ गया, अर्थात मैं इसके उस पार नहीं देख सकता। अब दिमाग लगाओ, अब ये कौन सी वस्तु हो जाएगी, हुई ना अपारदर्शी।
आगे देखिए, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है टॉपिक ए। टॉपिक ए यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अब फर्स्टली आप लोग सबसे पहले करेंगे क्या, टॉपिक ए को अच्छे से रिवाइज करके उसे याद कर लेंगे। डन। मैंने अभी भी आपको रिवाइज करवाया है, जस्ट 10 मिनट पहले बताया था ना। यूनिट होती हैं, 2 यूनिट आपकी बुक में है, 4 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको टॉपिक बताया, तो टोटल 13 टॉपिक आ जाते हैं। सिंबल्स बता दिए, ठीक। डिफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट क्या होती है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, किरण के बारे में बताए थे, कण का सिद्धांत दिए। डोल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के एक किरण के रूप में चलता है, एक तरंग के रूप में चलता है। तरंग हाइगेन्स बता दिए थे, इसके आधार पर इसको इन्होंने तरंग का सिद्धांत दे दिया था, ठीक है। उसके बाद लाइट की मैंने स्पीड बताई थी आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15,000 करोड़ किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक। अब टॉपिक ए में आपका ये हो गया, मेटेरियल मतलब पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी आर पार देख पाते हैं, अपारदर्शी जरा सा भी नहीं देख पाते हैं, पारभासी थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं, ठीक। प्रकाश इस पार से उस पार हो जाता है। ये हो गया, ये आपका टॉपिक ए था। टॉपिक बी के बारे में बात की जाए तो टॉपिक बी आपका होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश है क्या, सॉरी परावर्तन है क्या चीज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश टकराता है और टकरा के मेरी आंखों में एंट्री करता है, तब मुझे वो वस्तु दिख सकती है, अन्यथा वो वस्तु दिख नहीं सकती है, ठीक। यही प्रकाश का परावर्तन होता है। अब दिमाग लगाओ। अच्छा, किताबों में क्या बताया होगा, यदि किसी वस्तु चिकने तल से प्रकाश टकराता है तो वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये किताब में दिया है, लेकिन आप नॉर्मल भाषा अपने घर के आसपास के सामानों को देखिए। अगर अंधेरा होता है, सपोज दैट रात हो गई है, आप अपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब आप कोई किसी भी वस्तु को देख सकते हैं अपने घर में, नहीं ना, देखेगा क्या। अच्छा चलो ठीक है, आप जब अपने घर की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, जो बिजली का बोर्ड लगा होता है उसमें तो कुछ छोटी सी लाइट या तो ब्लू कलर की या तो रेड कलर की हमेशा ऑन रहती है, वो आपको दिखता है। बाकी जब पूरे घर में अंधेरा होगा तो आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखेगी। अर्थात अगर प्रकाश हमारी आंखों में एंट्री कर रहा है तो हमको वस्तु दिख जाएगी वहां से, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं दिखेगी। यही चीज होता है। अगर यहाँ पे जितने भी सामान रखे हैं, ये बोर्ड है, मैं स्वयं हूँ, यहाँ पे जो अक्षर से लिखे हुए हैं, यहाँ से प्रकाश टकरा के अगर कैमरे में जा रहा है, कैमरा मतलब आंख समझ लेते हैं, अगर यहाँ से प्रकाश टकरा के कैमरे में जा रहा है तब तो हम कह देंगे कि यह लेटर्स हमको दिख रहे हैं। सपोज दैट अगर मैं सारे लाइट्स को ऑफ कर दूं, ठीक, टोटल यहाँ पे अंधेरा कर दूं, तो ना तो प्रकाश होगा, ना तो रिफ्लेक्शन होगा और ना तो वस्तु आपको दिखेगी, ठीक। एटलीस्ट मेन पॉइंट क्या निकलता है हमारा कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के जब किसी वस्तु पे, सॉरी हमारी आंखों पे या कैमरे पे जा रहा है तब वस्तु हमको दिख रही है। जो अब समझो, जो टकरा के लौट रहा है इसी को परावर्तन कहते हैं, ठीक। परिभाषा समझो। मान लेते हैं कोई कांच, कांच मतलब शीशा मान लो, देखो भाई मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है तो आप लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक। जो हिंदी यहाँ पे गलत होगी मैं मुंह से स्पीक बोल दे रहा हूँ, आप लोग वहां पे राइटिंग कर लेंगे अपने हिसाब से। देखो अच्छा चलो, एक मैं आपको खुराफाती जुगाड़ देता हूँ आइडिया। आपके घर में छोटा वाला शीशा होगा, छोटा वाला शीशा, उसको खोलो, खोल के निकालो, उसमें देखो कांच की पतली से स्लाइड मिलेगी आपको। जब उसको आप पलट के देखेंगे तो उसके पीछे पेंट किया होगा काला काला, वो पॉलिश है, AgNO3, ठीक है। वो क्या है, पॉलिश है, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश होती है। सूत्र क्या होता है, AgNO3। अब दिमाग लगाओ। अब अच्छा, कई बार हम करते भी हैं, देखो जब प्रकाश आता है,
सूर्य इधर है, मैंने खुद किया बचपन में, सूर्य इधर है, प्रकाश इधर पड़ रहा है, किसी की आंख पीछे शीशा चमका रहे हैं ऐसे, कई लोग किए होंगे, ठीक। नहीं तो देखो अजीब अजीब हरकत करते हैं, कोई घड़ी चमका रहा होता है ऐसे क्लास में बैठ के, कई लोग करते हैं, तूफानी दिमाग। अब दिमाग लगाओ, प्रकाश इस पे आया, आने के बाद आप उधर चमका रहे हैं, किसी की आंख पे रोशनी मार रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन ही तो है, ऐसे जा रहा है, शीशे पे रोशनी मारते ऐसे जाती है, किधर भी आप कर सकते हैं, वो तो आपका दिमाग जाने क्या करते हैं क्या नहीं। तो समझो, अगर कोई किरण किसी कांच पे पड़ेगी तो, अब देखो मैंने भी बताया, अगर ट्रांसपेरेंट हो तो आर पार निकल जाती, मगर आर पार गई नहीं, ठीक, तो टकरा के वापस चली आएगी, है समझ में। यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से प्रकाश टकराता है तो वह पुनः उसी मार्ग में लौट जाता है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे समझो, अब इसमें देखो आपको तीन चीजें मिलेंगी, प्रकाश किस दिशा में टकरा रहा है, कैसे टकरा रहा है, और कैसे कैसे क्या काम हुआ। पहले इसमें आपको मिल जाएगा लंब। लंब क्या होता है, इसकी परिभाषा सुनो। मान लेते हैं ये कोई कांच है, मैथ सब लोग पढ़ रहे होंगे, 9th में भी आपने मैथ पढ़ा होगा। कांच को मान लो कि एक रेखा है, तो रेखा पर सीधी खींची गई रेखा को, अगर कोई रेखा है और यहाँ पे अगर कोई दूसरी सीधी रेखा खींच देते हैं, इसको क्या कहते हो, लंब। चलो ठीक है, अब इस रेखा को कांच बना दो। अब कांच मतलब वो कांच में समझ चार पार दिखता है, शीशा जो आपके घर में यूज होता है, इस पे पीछे कलई किया हुआ है, ठीक है समझ में। तो पॉलिशदार सतह पर सीधी रेखा जब डालते हैं तो पॉलिशदार सतह मतलब कांच और इस रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो डाली गई इस रेखा को लंब कहा जाता है। क्या कहते हैं, लंब। किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पे ठीक 90 डिग्री पर खींची गई रेखा को लंब कहा जाता है। ये परिभाषा कंप्लीट आपकी। अगला हो जाता है आपतित किरण, ठीक है। आप देखो यहाँ पे किरण दिख रहा है, किरण क्या होती है इसको दिमाग से समझो, ठीक है। किरण होता क्या है, जब पॉलिशदार सतह पे अभिलंब की परता, ठीक है, किसी माध्यम से, माध्यम मतलब आपका टॉर्च हो गया या स्वयं सूर्य हो गया, कुछ भी जिससे आपकी रोशनी आ रही है, ठीक है, माध्यम से पॉलिशदार सतह पर जब कोई प्रकाश पड़ता है, ठीक, तो यह मार्ग में परिवर्तित हो जाता है, इसको आपतित किरण कहते हैं, ठीक। क्या 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 कहा जाता है, प्रकाश की वह किरण जो किसी प्रकाश स्रोत या वस्तु से, ठीक, परावर्तित सतह पर पड़ती है, आपतित किरण कहलाती है। समझ गए, अब लो पहले परिभाषा हो गई, ये भी आपकी कंप्लीट। जब यहां से टकराने के बाद वापस लौट जाता है तो इसको परावर्तित किरण कह देते हैं, ठीक। आपतित किरण अभिलंब के परिता किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराने के बाद जब वह उसी मार्ग में लौट जाती है तो इसको परावर्तित किरण कह देते हैं, ठीक है। जिस देखो ये भी यहां से आया, इस नोक से यहाँ पे आया और यहां से फिर ये टर्न हो गया, इसको आपतन कोण कहा जाता है, ठीक, सॉरी आपतन बिंदु, इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, ये लो। अब इस बिंदु मतलब ये अभिलंब मान लो, और ये जो आई दिया है इसे मान लो, अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दर्पण के पीछे जो पॉलिश किया होता है वो AgNO3 का बना होता है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। इतने चीज समझ गए, अब दिमाग लगाओ, एक बार फिर से फटाक रिवीजन मार देते हैं तुरंत।
सपोज दैट ये कांच मतलब शीशा है, अगर मैं इस पे कोई रोशनी डालूंगा या आपतित किरण, ठीक है, ये अभिलंब रोशनी गई, ये परावर्तित किरण, इसके और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, ऐसे ये हो गया अभिलंब, ये हो गई परावर्तित किरण, इसके बीच बना कोण आप लोग बताएंगे, इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण। इतना समझ में आ गया। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, इसके बीच बना कोण, इसके बीच बना कोण, ठीक। और ये एम शीशा के पीछे की गई पॉलिश क्या हो जाती है, AgNO3। इतना क्लियर। आगे देखो, अच्छा आगे यहाँ पर समझना, इसके कुछ नियम है, रूल्स, समझो। ये क्या कहता है, सपोज दैट ये कोई आपका ग्लास है, अगर यहां से प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद वापस लौट गया, ये अभिलंब है। तो ये शर्त क्या रख रहा है, जितना कोण ऊपर बनेगा उतना कोण नीचे भी बनेगा, अर्थात आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होंगे। पहली शर्त ये हो गई, शर्त मतलब नियम समझ लो, ठीक है। दूसरी शर्त क्या रख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु मतलब एक ही तल पर होंगे, ठीक। मैंने शॉर्ट में लिखा है, जब आप घर पे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे तो आप एक कॉपी ब्लैक ब्लू पेन अच्छे से लेके बैठिए, जो डेफिनेशन यहाँ पे पूरी नहीं लिखी है आप प्रॉपर उसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। क्या कहा मैंने, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण ये हो गई, और अभिलंब ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक। तीनों एक ही तल पर होते हैं जिसको M से प्रदर्शित किया जाता है। देखो ये चिन्ह जो मैं बता रहा हूं कि आपके ऊपर है, मैं चाहूं तो X बना लो, मैं चाहूं तो Y बना लो, मेरे ऊपर है, मुझे जैसे समझ में आ रहा है मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बुक M कहती है आपकी, ठीक है। आगे समझो। अब आगे क्या कह रहा है, अगर कोई आपका शीशा है, ठीक, इस शीशे के ऊपर मैं अगर सीधी रेखा डालता हूं, मतलब 90 डिग्री पे, मान लो ये शीशा है, मैं इस शीशे पे 90 डिग्री पे से टॉर्च मारूंगा, ठीक है। तो ये जो टॉर्च की रोशनी होगी, जो लाइट होगी, जो 90 डिग्री पड़ेगा सेम इसी वे में लौट जाएगा, मतलब इसी रास्ते पे रिटर्न हो जाएगी। समझ में आया। मैं अगर इस कांच पे सीधी रेखा पे ऐसे टॉर्च मतलब ऑन कर रहा हूं, तो ये जो टॉर्च की लाइट होगी पुनः इसी टॉर्च के सीधे में लौट के चली आएगी। समझ में आवा। अच्छा फिर मुझसे अवधि, देखो अभी फिर मैंने अवधि बोल दी, अब फिर सब कमेंट करेगा सर जी अवधि ना बोला करो, वीडियो में मजा नहीं होता है ना। तो बेटा जो आपका कल्चर है, ठीक है, उसको दबाओ मत, उसको उठा के चलो, ठीक। आप बाहर निकलते हो जब ना, तो जैसे बहरे निकलो तो अवधि बोले थोड़ा शर्मात हो, है ना, उसको गर्व बनाओ, शर्म नहीं। समझ में आया। अवध के हो, अवधि यहाँ की भाषा है, शान से बोलो, ठीक। हालांकि स्कूल विद्यालय इसमें सब में थोड़ा सतर्क, नहीं तो बोल लो मास्टर ने बोला है अवधि बोलेंगे, पकड़ के हो रही दिमाग से हुई जी, आओ समझ में। तो अगर कहूँ बातचीत करे है या और कोई मैटर है तो अवधि बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जहाँ प्रशासनिक काम है और कुछ है वहां आप खड़ी बोली का प्रयोग कीजिए, हो सके तो अंग्रेजी बोलिए, वेल मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं, आपका सम्मान होगा, लेकिन अवधि को नीचा मत दिखाइए। समझ में आवा। आगे देखो क्या कह रहा है। हाँ अभी मैंने क्या बताया, अगर मैं इस कांच पे सीधा प्रकाश डालूं मतलब 90 डिग्री पे, तो ये इसी वे में वापस चला जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका टॉपिक बी भी कंप्लीट। टॉपिक बी में आपने क्या किया पढ़ा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में 3-4 चीज आई ना। पहला क्या आया,
कोई दर्पण होगा, पीछे कलई किया होगा, AgNO3 परावर्तक तल, AgNO3 परावर्तक तल, अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक। और जहां से तीनों एक जगह बिंदु से निकलेगा उसको एम से प्रदर्शित करते हैं। पहला नियम, तीनों एक ही बिंदु पर बैठेंगे। दूसरा नियम, आई और आर हमेशा बराबर होगा। बी में इतना ही था, टॉपिक सी समझो। देखो टॉपिक वाइज जब आप पढ़ोगे, ठीक, टॉपिक के हिसाब से आप लर्न करते चलोगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर मैं विदाउट टॉपिक वैसे आपको पढ़ाते चला जाऊं तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। ठहरे, आप बच्चे ही ना। देखो टॉपिक सी, टॉपिक सी क्या कहा था? टॉपिक सी में आपका आ जाता है दर्पण, मतलब मिरर। अब दिमाग लगाओ, मिरर दो ही प्रकार के हुआ थे, मतलब मिरर दो प्रकार का होता है। आप दोबारा कमेंट मत करना अवधि के लिए, क्योंकि एक्सेंट है हमारा अवधि, तो कभी ना कभी हो सकता है। देखो शीशा का मिरर के दो ही दर्पण, दो प्रकार का। एक समतल दर्पण जो नॉर्मल आप लोग घर में यूज करते हैं चेहरा वगैरह देखने के लिए, सजने समझने के लिए, ठीक। महिलाएं अधिकतर एक एक घंटा मार के पूरा प्लस्तर पुट्टी सब मार के बैठ जाएंगे। उसी सब किसका कमाल होता है? दर्पण, दर्पण का, समतल दर्पण का। यही ना हो तो अरे भाई साहब पोतते रहो, कोनो पता ही नहीं कौन सा पुट्टी मारे, कौन सा कलर करना है। तो घर में आपके पाया जाता है समतल दर्पण, जिसका यूज आप नॉर्मल शीशा देखने के लिए करते हैं, ठीक। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसमें से काट काट के हम उत्तल और तल बनाते रहेंगे, ठीक है। इसको समझने से पहले एक चीज हमेशा जान लीजिए, कोई भी दर्पण हो, चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, ठीक, प्रकाश हमेशा दाहिने तरफ से ही आएगा। मेरा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ है, प्रकाश हमेशा दाहिने तरफ से ही एंट्री करेगा, ठीक। जो चाहे जो सा दर्पण होता है इसमें। समतल दर्पण समझ लिए, प्लेन होता है, पीछे कलई किया होगा इसके, वैसे तो कलई इसमें भी होता है, ऐसा हल्का सा कर्व होता है, ठीक है। घरों में जो होता है नॉर्मल काम के लिए। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप ऑफ, फर्स्ट कनकेव, सेकंड इज कन्वेक्स, ठीक। कनकेव क्या होता है? अवतल, ठीक। अवतल देखो ये हल्का सा इस टाइप का होता है। अच्छा याद कैसे करोगे? उत्तल, उत्तल, उत्तल सुन रहे हो, दिमाग से ना, उत्तल उठा हुआ तल। अरे तल, ये तल नहीं है, देखो जगह पेंदी का हाथी तल, तो तल क्या है? ऐसे कर लो, उठा है उत्तल, उठे हुए तल को उत्तल, समझ में आ गया? और ये जब उत्तल आओगे तो अवतल तो याद ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो कैसे याद करोगे? उत्तल, उठा हुआ तल, उठा हुआ तल उत्तल कहलाता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो, एक उत्तल दूसरा अवतल। उठा हुआ तल उत्तल और धसा हुआ तल अवतल। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। देखो अवतल दर्पण जो हमारा होता है ये टोटल 6 इमेज बनाता है। 6 इमेज कैसे? देखो इनफाइनाइट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं फोकस, और ये मान लेते हैं कर्वेचर, ठीक है। सेंटर, अगर कोई वस्तु अनंत पे बैठी है, ठीक, तो फोटो यहाँ बनता है। इसके बीच में आ गई तो फोटो यहाँ चला आएगा। डायरेक्ट सेंटर पे बैठ गया तो सेंटर पर ही फोटो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे बैठा तो इनफाइनाइट और सेंटर के बीच बन जाएगा। फोकस पे आ गया तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। दर्पण के ऊपर चढ़ के बैठ गया तो ये लो, जब किसी पे चढ़ के बैठोगे तुमको लात मारेगा, पीछे जाओगे, पीछे फोटो बन जाएगा। टोटल 6 फोटो आपका बनेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो आपका हो गया स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, इसके दो प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद करने का तरीका, उठा हुआ तल, उठा हुआ तल, उठा तल, उठा हुआ तल उत्तल, समझ में आ गया। अवतल दर्पण 6 इमेज बनाता है, लेकिन
अगर इसी अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस की, तो ये टोटल 2 इमेज बनाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा उत्तल, ये अगर दर्पण में है तो 2 इमेज बनाएगा, लेकिन अगर यही लेंस हो जाता है तो 6 इमेज बनाता है। लेंस चैप्टर में हम कवर करेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का प्रकार। याद करने का जुगाड़ भी आपको मिल चुका है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं समतल के बारे में। इसके कुछ नियम कानून है भाई साहब। क्या क्या नियम कानून है समझो। दर्पण हमारा है समतल दर्पण। ये क्या कहता है, अगर मेरे सामने आप खड़े हैं, ठीक है, मेरे सामने आप खड़े हैं, तो जितना दूरी पे दर्पण है, ठीक, उससे दुगुना दूरी पे आपका फोटो दिखेगा। नहीं समझे? सपोज दैट, बनाए तो है आदमी, मान लो ये कोई दर्पण है, दर्पण, दर्पण, और ये ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो हिंदी में भी लिखते चलना, और इमेज मतलब हो गया प्रतिबिंब। ठीक है, बिंब और प्रतिबिंब। अगर किसी दर्पण के सामने कोई बिंब, अच्छा बिंब प्रतिबिंब इसमें बड़ी दिक्कत होती है, तो सीधा मतलब याद रखो, कुछ नहीं, दर्पण है, हम खड़े हैं, हम मतलब अपने आप को मुझको मत लेना सब जगह, कोई सामान रखा है मान लेते हैं, ये आदमी समझ लेना, इसके सामने आदमी खड़ा है फुर्सत, ये कोई दर्पण है, और ये अगर आदमी यहाँ पे खड़ा है, मान लेते हैं अगर यहाँ से आदमी के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो दर्पण के अंदर ये अपनी तस्वीर 2 मीटर पीछे देखेगा। मतलब अगर दर्पण से आप 1 गुना दूरी पे हैं, तो दर्पण के पीछे आप 2 गुना दूरी पे होंगे। ठीक है, पहला तो रिले हो गया। दूसरा क्या कहता है, अगर दर्पण है, दर्पण तो होगा क्योंकि पढ़ रहे हैं ये, दर्पण के तरफ अगर कोई भी वस्तु भी वेग से दौड़ती है, दर्पण की तरफ अगर कोई भी वस्तु भी वेग से दौड़ती है, तो दर्पण के अंदर उसको दुगना वेग से आती हुई वस्तु दिखाई पड़ेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, सपोज दैट ये जो बोर्ड लगा है ये दर्पण है, अगर मैं कैमरा के पीछे से दौड़ता हुआ आऊं तो मुझको क्या लगेगा? अगर सपोज दैट वहां से मैं 10 किलो 10 ज्यादा हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा हूं कैमरे के पीछे से, तो मुझको क्या लगेगा कि मेरा जो बिंब है, जो मेरे इस दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब अंदर रहेगा इसके दर्पण के, मुझको लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है, दौड़ रहा है मेरी तरफ। ये होता है। ठीक है, अच्छा आप करके भी ट्राई कर सकते हैं। शीशा लो, कुछ भी ले लो। अच्छा हम लोग बचपन में करते थे, जो टीचर पढ़ाए तो शीशा खड़ा कर दें, एक गेंद ले लें, उसको शीशे के सामने से ढनगनाए, लुढ़का दें, तो देखते थे जितना तेज लुढ़की उसको दुगना आ रहा है। ठीक, तो आप घर पे एक्सपेरिमेंट करो, दिमाग लगाओ, एकदम खुंखार टाइप का, तूफानी वाला। तीसरा क्या हो गया, अब ये तो पता ही है, किसी भी दर्पण के पीछे जो कलई क्या होता है, AgNO3 होता है। और भी पदार्थ हैं कलई करने के, लेकिन नॉर्मली यही यूज होता है, तो यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर कोई समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हो गया, देखो मैं आपको दिमाग बता रहा हूँ, इसी में बता देते हैं, जगह तो है नहीं उतना बोर्ड पे अपने। अगर कोई दर्पण मुड़ा है तो कहीं ना कहीं से गोला मारा गया होगा इसे, तो जहां से गोला मारे होंगे, जहां पे पिन होगी नोक की, उसको सेंटर कह देंगे, और सेंटर का आधा होता है फोकस। ठीक, लेकिन ये भाई साहब हैं सीधे, इन पे तो कोई गोला चला नहीं है, तो इनका ना तो सेंटर है, और सेंटर का आधा होता है फोकस, ना तो फोकस है। ठीक, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती नहीं, होती है, अब अनंत मतलब तो समझ लो होती है नहीं। समतल दर्पण की रेडियस मतलब त्रिज्या अनंत, क्योंकि इसका सेंटर मिला ही नहीं, और सेंटर से परिधि की दूरी को क्या कह दी? त्रिज्या। जब ये मिला ही नहीं तो कैसी त्रिज्या? ठीक,
तो समतल दर्पण में दो चीजें, फोकल लेंथ इट मीन्स फोकस दूरी, इनफाइनाइट रेडियस मतलब त्रिज्या, इनफाइनाइट इतना समझ लिए, आगे समझ में। अब चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट इसका नियम क्या कहता है, किसी भी आदमी को अपना फोटो देखने के लिए फुल फोटो, ठीक, इसकी जितनी लंबाई है उसका आधा वो क्या नाम है शीशा आपका होना चाहिए, ये हो गया, ठीक। बिंब मान लो 7 फुट का है तो शीशा 3.5 फुट का होना चाहिए, ये कह रहा है। ये आपका टॉपिक सी भी कंप्लीट। अब बताओ टॉपिक ए में क्या था। आप बैठे बैठे वहीं पे एक बार रिवाइज मान लो। टॉपिक बी, टॉपिक सी, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं टॉपिक डी की तरफ, ठीक। डी में टॉपिक देखो, समतल तो मैंने कवर कर लिया, अब ये बचा था स्फेरिकल मिरर, ठीक, गोलीय दर्पण, इसको कल कवर कर लेंगे, ठीक। अभी आपके लिए होमवर्क क्या है, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, इन तीनों को आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक। और जो बच्चे ये बोल रहे थे सर पहला वीडियो दिख नहीं रहा है, तो पहले वीडियो में थोड़ा लाइटिंग का प्रभाव है, तो आप उसे 720p पे देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। मतलब 720 अगर क्वालिटी पे देख रहे हैं तो एकदम क्लियर दिखेगा, लेकिन अगर आप 360 पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा डल होता है, ठीक है। तो पहली वीडियो थी उस चैनल की, आप लोग मैनेज कर लीजिए, आगे से जब भी होगा तो आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक, व्हाट्सएप पे या तो यहीं यूट्यूब पे, ठीक। और कोई समस्या है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कीजिए, वहां पे आपका हल हो जाएगा, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो के नीचे सपोज दैट ये वीडियो चल रही है, इसके बगल में यहाँ पे देखो सब्सक्राइब लिखा होगा, इस पे चाचा को फेंक के मारो अपने, लेकिन ये बटन दबाओ, ठीक है। और इधर लाइक होगा, अपने खोपड़ी मारो धड़ाम से, ऐसे लाइक दबना चाहिए। ये नीचे कमेंट होगा, तारीफ करके चले जाओ शांति से, ठीक है। इधर चाचा पुप्पा फेंक के मारो, कुछ भी फेंक के मारो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। लाइक में खोपड़ी मार दो, ऐसे लाइक दब जाए। कमेंट आसानी से प्यारा सा अच्छा सा कमेंट लिख के चले जाओ। और कोई प्रॉब्लम है इसमें, कुछ अगर नहीं समझ में आया कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो यू कैन कमेंट, ठीक, मैं उसको अगले वीडियो में कवर कर लूंगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।